सबसे पहली खबर बलूचिस्तान से। अब ये खबर कहना दुरुस्त नहीं होगा, ना ही खबरें कहना दुरुस्त होगा, बल्कि खबरनामा कहना दुरुस्त होगा। क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट टेररिज्म की एक दिन में हो रही हैं, या तखरीबी कार्रवाइयों के इतने सारे इंसिडेंट एक दिन में हो रहे हैं कि अब दहशतगर्द तकरीबन अपना पूरा अखबार या खबरनामा जो है वो जारी कर रहे हैं। पहले की तरह नहीं कोई कोई इक्का दुक्का वाकया हो रहा है और वो हमने आपके सामने रख दिया। स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए एक ही दिन की इतनी डेवलपमेंट्स दे रहे हैं दहशतगर्द। पहली डेवलपमेंट जो मेजर डेवलपमेंट है वो दे रहे हैं कि असले बरदार लोग जो हैं उन्होंने चेक पॉइंट लगाई हुई है मकरान कोस्टल हाईवे पर, पसनी और मारा के दरमियान में, और 6 लोग रिपोर्टेडली वहां पर कत्ल कर दिए गए इस नाके पर। और लोगों को रोका जा रहा था, रिपोर्टेडली कहेंगे, जाहिर है क्योंकि ये सब कुछ अब मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, हम डायरेक्टली तो वहां से आपको किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो दे नहीं सकते। तो जो मीडिया के अंदर आज रिपोर्ट हो रहा है और जो दहशतगर्दों ने क्लेम किया है वो यही है कि उन्होंने 6 लोगों को वहां पर कत्ल किया है। दूसरा जो ब्लॉकेड लगी हुई है वो सिब्बी कोयटा हाईवे के ऊपर लगी हुई है। तीसरी जो है वो राजनपुर हाईवे के ऊपर। चौथी जो है कोयटा ताफ्तान आरसीडी हाईवे नौशकी पर। पांचवी जो है वो कोयटा कराची हाईवे, मस्तूंग और कलात, वहां पर भी क्लैशेस हैं बिटवीन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके और ये जो दहशतगर्द हैं इनके, और हेलीकॉप्टर्स उस इलाके के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। फिर सिब्बी कोयटा हाईवे इन राजनपुर। फिर परूम क्रॉस इन पंजगोर। कुछ नाम होंगे जो मैं शायद क्योंकि इंग्लिश में और फिर वापस उर्दू में वो शायद उतनी दुरुस्तगी के साथ ना लिए जा सके, तो उस पर आप से माजरत एडवांस में। फिर खारान में भी इसी तरीके से ब्लॉकेट लगा हुआ और वहाँ भी हैवी एक्सप्लोजन और गन फायर हो रहा है। फिर पाकिस्तानी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर 2 लोकेशन से तुर्बत सिटी में जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए उन पर जो है अटैक कर दिया गया। और फिर अटैक ऑन पाकिस्तानी फोर्सेस इन केच, जो दश्त केच का इलाका है वहाँ पर। इसी तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस पर मंड केच के इलाके के अंदर, इसी तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस पर समी केच के इलाके में भी जो है वो हमले किए गए हैं। अटैक ऑन पुलिस इन सिबी, इसी तरीके से जो असलहा से बरदार लोग हैं उन्होंने गैस पाइपलाइन जो नेचुरल गैस कैरी कर रही है बलूचिस्तान सुई टू पंजाब राजनपुर, उसको भी उड़ाने की कोशिश की है, या उड़ा दिया है उसे। इसी तरीके से असला बरदार लोगों ने डेरा मुराद जमाली हाईवे को कई घंटों तक जो है वो जो वहाँ से मादनियात लेकर गाड़ियाँ निकलती हैं उन पर हमला किया, उनको नुकसान पहुँचाया। और वहाँ पर भी एमरजेंसी नाफज है उस इलाके में, और हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं और एमरजेंसी इम्पोज की गई है हॉस्पिटल्स के अंदर। ये चंद एक डेवलपमेंट्स हैं, और भी इसके अलावा मेरे ख्याल को 1-2 डेवलपमेंट्स हैं जो रह गई हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये बैक वक्त ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये मैंने कोई आपको पिछले हफ्ते की कार्रवाइयाँ नहीं बताई, ये पिछले 3 दिन की कार्रवाइयाँ नहीं बताई। ये बदकिस्मती से ये जो मैंने आपको कोई 8-10-12 ये इंसिडेंट्स बताए हैं, ये शायद इससे भी ज़्यादा, ये एक दिन के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बैक वक्त हो रहे हैं। एक तरफ किसी सुई गैस को उड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस पर हमला हो रहा है, तो चौथी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो रहा है। तो ये सब कुछ जारी है। अब आप खुद सोच लीजिए कि बलूचिस्तान के इस वक्त हालात क्या हैं और हमारी जो तबीयत है वो क्या है। हमारा दुश्मन नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, इमरान खान है। और हमें दहशतगर्दों से भी ज़्यादा अगर किसी को चेज़ करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को है। क्योंकि हमें होश नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ चला गया है या हम मुल्क को किस तरफ लेके चले गए हैं। हमारा ये सब कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। मैंने कभी पहले अपनी ज़िंदगी में कभी किसी एक इलाके के अंदर या एक सूबे के अंदर इतनी सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो बैक वक्त होते हुए ना सुनी, ना पढ़ी, ना रिपोर्ट की, ना रिपोर्ट किसी को करते हुए देखा। लेकिन हमारी जो मौजूदा मिलिट्री के ऊपर बैठी हुई क़यादत है वो बिल्कुल भी इसको ना सोचने को तैयार है, ना इस पर बात करने को तैयार है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। और अगली खबर जो है वो हम क्या कर रहे हैं वो ज़रा चेक कीजिएगा। आतिफ असलम साहब ने ISPR का नगमा तराना जो है वो गाया था हाल ही में, और वो जब ISPR की वेबसाइट पर जारी हुआ तो आपको पता है कि वो 78% तक लोगों ने उसे डिसलाइक किया था। आतिफ असलम साहब ने आखिरकार हिम्मत करके अपने YouTube चैनल पर भी उसे पोस्ट किया है उस नगमे को, लेकिन कमेंट्स बंद किए हैं। क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कमेंट सेक्शन बंद करने से ही काम चलेगा। अगर कमेंट सेक्शन खुला रह गया तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं
कि आतिफ असलम साहब के साथ वहाँ पर क्या हो सकता है। तो बहरहाल आतिफ असलम साहब ने उसके कमेंट सेक्शन को बंद किया है। ये हालात हैं कि अब बेचारे सिंगर्स जो हैं, जिन्होंने असल में पैसे लिए होंगे और एक नगमा गाया होगा, उनका इससे आगे पीछे और कोई लेना देना नहीं होगा किसी बात से, लेकिन उनको भी अंदाज़ा है इस वक्त की सेंसिटिविटीज़ क्या है, पब्लिक किधर खड़ी है, और ओवरऑल जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है वो तो है ही है, लोगों का दिल कहाँ खड़ा है वो अब सिंगर्स को भी इस बात का पता है। अच्छा जी, आपको हमने हार्डन द स्टेट कमेटी बताई थी कि उन्होंने कमेटी का नाम ही रख दिया। उन्होंने कहा कि हार्डन द स्टेट हमने करनी है या नहीं, चलो कमेटी का नाम तो रखते हैं। ये हमने जो आपको रिपोर्ट की थी, और इस कमेटी की ये दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग तो मेरा ख्याल बहुत पहले की हो चुकी, कई हफ्तों की। अब राणा सनाउल्लाह साहब से जब सवाल पूछा गया, वो हालांकि हुकूमती मशीन है, तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये हार्डन द स्टेट कमेटी कौन सी है। ही हैड नो आइडिया, नो क्लू कि इस नाम की कोई कमेटी भी बना रखी है। जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने अपने दफ्तर के अंदर, और उनसे जब सवालात किए गए तो वो दाएं बाएं देख रहे थे, उनके इल्म में कुछ नहीं था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने क्या अचीव करना है। एक तरफ मैंने आपके सामने हालात रखे हैं बलूचिस्तान के, और दूसरी तरफ जो हुकूमती मशीर हैं उनको नहीं पता कि उन चीज़ों से फाइट बैक करने के लिए इन्होंने क्या इंतजाम जो हैं वो कर रखे हैं। बिलावल जरदारी साहब पै दर पै बहुत डेस्परेशन के अंदर बयान दे रहे हैं, क्योंकि फंस चुके हैं पीपल्स पार्टी वाले बहुत मुश्किल में। जो 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 6 नहरों वाला मामला है, जिसमें ये जनरल साहब के साथ अंदर बैठ के तो यस सर कर चुके हैं, लेकिन बाहर आवाम जो है वो तो पहले ही पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। पाकिस्तान का ज़्यादातर पानी तो आपको पता है कि पहले ही रोक लिया गया हुआ है। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो, उस पर भी अब जिस तरीके से नहरें और दूसरी सारी चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं, तो जो सिंध की पब्लिक है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत रिटेलिएट कर रही है, बहुत रिएक्ट कर रही है। इन हालात के अंदर बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो किधर जाएं, क्योंकि वाले साहब जो हैं वो ट्वीट कर चुके हैं कि नहरें जल्दी बनाएं। उस वक्त शायद पता नहीं था कि इतना रौला पड़ जाएगा, और अब झूठे सच्चे मुजाहरे भी कर रहे हैं सिंध के शहरों में, और बयान भी दे रहे हैं। और अब उन्होंने कहा कि ना हम हुकूमत का हिस्सा हैं, ना ही अपोजिशन में है। अब ये तो हमारी समझ से बाहर है। कोई एक चीज़ तो चुन लें। ये क्या कोई आपका कोई, मतलब मैं क्या कहूँ, ये क्या है? आप कहते ना हम हुकूमत में हैं, ना हम अपोजिशन में, तो भाई क्या है आप फिर? कौन है? कोई तीसरी मखलूक है आप? मतलब कौन है आप? या आप हुकूमत में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं, तो क्या कोई तीसरी मखलूक है? हमें बताइए, मतलब कि कोई क्या क्या चीज़ है आप? मतलब क्या फिर कहें आपको? मतलब आप अवाम है ये कह दें आपको? मतलब आप ये चाहते हैं? तीसरी कुव्वत तो फिर अवाम ही हो जाएगी बेचारी। तो समझ से बाहर है। अभी आपने 9 अरब रुपए लिए, शहबाज शरीफ से खबर आई थी। आपके हर एमएनए को 25 के 35 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं डेवलपमेंट फंड के नाम पर, और तब आप हुकूमत का हिस्सा हैं। और जब आपने ब्लैकमेलिंग करनी है, अब आगे दोबारा बजट आ रहा है, आपने रेट बढ़वाना है अपना, तो ना आप हुकूमत का हिस्सा है ना अपोजिशन का है। तो हमने आपको चंद दिन पहले बताया था कि आप पीपल्स पार्टी इस तरह के काम करने शुरू करेगी। आपने ज़्यादा इनको सीरियस भी नहीं लेना और दिल पे भी नहीं लेना, क्योंकि इनकी दोबारा से बार्गेन करने का मौसम आया हुआ है। तो इनको आप ऐसी बार्गेनिंग करते हुए ये आपको नजर आएंगे। अगली खबर, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए हैं कि लग रहा है कि अगर आप पे तौहीन अदालत लगा दी तो आपको तमगा मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आजकल जिसको सजा देते हैं उसको तमगा दे देती है हुकूमत। वो मेरा ख्याल है जो डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन, जिसको अदालत ने सजा दी थी तौहीन अदालत में, और अभी तक उनकी सजा जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें स्टे ऑर्डर मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, सजा ख़त्म नहीं हुई। तो वो साहब जो हैं उनको तमगा दिया गया है, तमगा इम्तियाज़ दिया गया है, या तमगा हुस्न कारकर्दगी दी गई है, दिया गया है। तो जस्टिस बाबर सत्तार अब कह रहे हैं कि आजकल तो जिसको सज़ा दें यहाँ पर उसको मेडल दे दिया जाता है। तो आप लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि आपको हम कोई सज़ा देंगे, क्योंकि इस केस में अदालत ने अहकाम दिए थे कि जो साइल था उसका नाम ईसीएल से निकाला जाए और उसे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, और अदालती अहकाम के बावजूद उसका नाम जो है वो ईसीएल से नहीं निकाला जा रहा। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अगली खबर दी है, और वो ये है कि बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को निकाह मनसूख करने के हक़ को गैर शरई करार दे दिया है। मतलब शायद किसी अदालत ने फैसला दिया था कि अगर शौहर बग़ैर इजाज़त बीवी से दूसरी शादी कर ले, तो जो पहली बीवी है वो खुद ब खुद ही अपना निकाह जो है वो मनसूख करार दे सकती है। लेकिन अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा है कि ये बिल्कुल गैर शरई फ़ैसला है अदालत का, और ऐसा नहीं हो सकता। अगर निकाह मनसूख करवाना है तो उसका जो प्रॉपर तरीका है वो ही चलेगा। तो चलें, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी बोली, किसी काम में ही बोली। इद्दत और निकाह के केस में तो आपने देखा खामोशी रहे,
उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है इस टाइम, जो बुरा वक्त सहाफ़ियों के ऊपर है, जो बुरा वक्त ओवरऑल ख़वातीन पर है, जो बुरा वक्त ओवरऑल सियासी वर्कर्स के ऊपर है, वहाँ पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ना कुछ शरीयत के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है, ना कुछ इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है। लेकिन चले, इसी केस पर बोली हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, बोली तो सही। अगली खबर बिज़नेस से रिलेटेड है, और वो है कि पाकिस्तान में कपास की सालाना पैदावार जो है वो 15 लाख बेल से कम होकर 4.5 लाख बेल्स पर आ गई। है ना वैसे कमाल, मतलब 75%, 70% जो प्रोडक्शन थी वो उड़ गई, सिर्फ 30% प्रोडक्शन रह गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही शरीफ खानदान और ये तमाम लोग जिन्होंने एग्रेसिवली शुगर मिल्स लगाई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उन इलाकों में लगाई हैं जो कॉटन बेल्ट था, और वहाँ पर अब लोग गन्ना काश करते हैं। और पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान की जो 60% एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल पे है, और टेक्सटाइल में जाहिर है धागा, कपास, सबसे मेन जो कॉटन है वो सबसे मेन उसका जुज है। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल सप्लाई चेन जो है वो भले तबाह हो गई है, लेकिन इनकी मिलें चल रही हैं, ये गन्ने से पैसा बना रहे हैं, इनको बाकी कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने मामला सेट भी अपने लिए इस तरह के किए हुए हैं कि कोई और मिल नहीं लगा सकता, शुगर मिल भी। अगर किसी ने और शुगर मिल लगानी है तो पहले ये जो शुगर मिल एसोसिएशन है ये उसे सर्टिफिकेट देंगे, एनओसी देंगे, और उसमें तो ये सारे खुद ही बैठे हुए हैं। तो अगर कोई शुगर मिल लगेगी भी तो इन्हीं लोगों की लगेगी, बाहर से आके कोई नहीं लगा सकेगा। है ना वैसे कमाल की बात। और कॉटन भी उजाड़ दी है, और शुगर में तो जो किया 180 रुपए के ऊपर इस वक्त शुगर मिल रही है पाकिस्तान में, गरीब आदमी को उधर भी लूटा है, और उसे एक्सपोर्ट भी किया है, फिर इम्पोर्ट भी किया है, और अब जाली किल्लत बना के लोगों को 180 रुपए के ऊपर शुगर जो है वो बेची जा रही है। अगली खबर बहुत ही हैरान कुन सी है। फैमिली व्लॉगर और टिकटॉकर कोई रजब भट्ट साहब हैं, उन्होंने 295 एक गाना था सिद्धू मूसेवाले का, 295, और ये अंग्रेज़ के ज़माने का एक ज़ाहिर है ये दफ़ा जो चली आ रही है, हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर, और उसने उसके ऊपर 295 एक गाना बनाया था। और उस मतलब के हिंदुस्तानी प्रिटेक्स्ट में, या वहाँ पर जो माहौल है उस पर, कि वहाँ पर अगर मजहबी तौहीन की जाए तो 295 का केस बनता है। तो उसके कुछ लिरिक्स थे, और गाने का मेन नाम भी 295 था। इसने, ये जो रजब भट्ट है, इसने गालिबन 295 का नाम रख के परफ्यूम बनाई, और फिर ज़्यादा डिटेल में कुछ चले गए ये मोहतरम, और इन्होंने आगे जो तौहीन मज़हब के पाकिस्तान के अंदर सब सेक्शंस हैं उनका भी हवाला दिया, और कहा कि मेरे पर वो लगे हुए हैं। और इन्होंने, चलें अगर कोई गलती की या नहीं की मुझे नहीं पता, ना मैं वकील हूँ ना मैं आलिम हूँ, लेकिन बहरहाल जो दूसरी तरफ की साइड है वो भी बहुत ही, आपको पता है कि गुस्से वाली है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसने तौहीन की है मज़हब की, इसके ऊपर पर्चे दिए जाएं। अब इसके ऊपर जगह जगह पर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, और FIRs दर्ज हो रही हैं, और अभी वो गालिबन इस वक्त उम्रे पर हैं। और वहाँ से उन्होंने पहले तो पाकिस्तान में कुरान करीम को सामने रख के, उस पर हाथ रख के कसम खाई, और कहा कि मेरा मकसद किसी सूरत भी मज़हब की तौहीन करना नहीं था, और मैं अपनी परफ्यूम की जो ये लाइन है इसको भी बंद करता हूँ। और फिर यही नहीं, वो उम्रे पर तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ पर खड़े होकर भी उन्होंने ऐसी एक वीडियो जारी की, लेकिन पीछे उनके पै दर पै जो हैं वो FIRs दर्ज हो रही हैं। मल्टीपल FIRs अभी तक दर्ज हो चुकी हैं, और लाहौर में भी और जगहों पर भी उन पर जो FIR हैं उनका उनका जो मतन है वो यही है कि वो गुस्ताख हैं और उनको सजा दी जाए। लाहौर में दरोगे वाला रोड के करीब एक मदरसा है, जिसने उनको बहुत ही ख़तरनाक किस्म का फतवा भी उन पर जारी कर दिया है। क्या फतवा है मैं उस डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि वो काफ़ी ज़रा शिद्दत वाली बात हो जाएगी। सिर्फ यही मैं कह सकता हूँ कि बहुत ख़तरनाक फतवा है। तो ज़रा मैं उलमा कराम से गुजारिश करूँगा, जो ज़रा थोड़े से धीमे उलमा कराम हैं, कि इस मामले के अंदर माफ़ी तलाफ़ी करवाई जाए और इस मामले को सॉल्व करवाया जाए, क्योंकि ये आग बढ़ती हुई नज़र आ रही है और मामलात ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ये एक नया मसला हमारे लिए खड़ा ना हो जाए एज अ सोसाइटी। तो मेहरबानी करके उल्मा इसमें जो रेलेवेंट उल्मा हैं वो इसमें अपना रोल प्ले करें और इस मामले को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो सदर ट्रंप का ऐलान है, जो उन्होंने किया है कि उन्होंने जंग बंद करवा दी है, या पार्शियल जंग बंद कम अज़ कम करवा दी है। एक तो जो समुद्री रास्ता है जिस पर इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है, गालिबन 40% ट्रैफिक सारी वहाँ पर यूरोपियन है, और अमेरिका की तो शायद को 5% ट्रैफिक है वहाँ पर। लेकिन अब उन पर ना रूस हमले करेगा ना यूक्रेन करेगा। इसी तरीके से छोटे बच्चे जो एक दूसरे की तहवील में हैं उनको वापस किया जाएगा, और भी बहुत सारे
उन्होंने इनिशियल जो है वो एग्रीमेंट्स एक दूसरे के साथ किए हैं। अब देखते हैं कि कितनी दूर तक चलता है, लेकिन ये एक मेजर डेवलपमेंट है कि सदर ट्रंप जो है वो पहला ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गए हैं सदर पुतिन मीन रशिया और यूक्रेन के दरमियान में। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या ये जंगबंदी वाकई सीरियसली हो पाएगी या नहीं। कम से कम सदर ट्रंप तो इसके ऊपर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। फिर अमेरिका का वाशिंगटन में एक इदारा है USCIRF, उन्होंने जो हिंदुस्तानी रॉ है उसके ऊपर पाबंदी लगाने का उन्होंने जो एक रिकमेंडेशन दी है, और वजह उन्होंने यही बताई है कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और समंदर पार रहने वाले हिंदुस्तानियों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। इसी इदारे ने पाकिस्तान पर भी पाबंदियां लगाने का कहा है, और वजह यही बताई है, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बताया कि राह जो है वो सिखों, मुसलमानों, दलितों और मसीहों को निशाना बना रही है, और भारतीय अकलियतों में जो अकलियतों पर हमले में 70% इजाफा हुआ है और 1200 जायद नफरत अंगेज वाक़यात हुए हैं, और इसके पीछे रॉ है, और ये वो क्लेम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ामात रॉ पर लगाए हैं और कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को अमली कदम उठाना चाहिए और रॉ पर सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए। और इसी तरह की चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी कही हैं कि समुंदर पार पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जो है वो तंग की हुई है, और इसी तरह के मामलात अब ये इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान के बारे में भी कह रहा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।